महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत तेज नहीं दिख रही, बल्कि धीरे धीरे आपकी कमाई पर डाका पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईएमआई की तरह देश में महंगाई भी बढ़ रही है, और यकीन मानिए इसका असर सिर्फ आपकी गाड़ी की टंकी पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि आपकी थाली की सब्जी से लेकर आपके घर के पूरे बजट पर पड़ने वाला है। आम जनता तो परेशान है ही, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस समय सिर पकड़कर बैठे हैं, क्योंकि महंगाई का असर कहीं सीधा है तो कहीं लेट ही सही, लेकिन परेशान करने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। इसकी वजह है दुनिया भर में चल रही लड़ाई और तनाव, खासकर ईरान युद्ध की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। जब वहां से तेल की सप्लाई पर असर पड़ता है तो पूरी दुनिया में तेल महंगा हो जाता है, और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। भले ही दुनिया के बाकी देशों की तुलना में हमारा महंगाई रेट काफी कम है, लेकिन पिछले 9 दिनों के भीतर 3 बार तेल के दामों में उछाल आया है। पेट्रोल में 4 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है, तो डीजल में भी 4 रुपये 42 पैसे की महंगाई आ चुकी है, और सीएनजी में 4 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि देश में जब तक चुनाव था तब तक तेल के दाम पर कंट्रोल था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही तेल के दाम में बढ़ोतरी होने लगी। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी के बाद देश के अलग अलग शहरों में लोगों की अलग अलग राय भी बनती दिख रही है। लोग जैसे घर चला रहे हैं, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। एसी गाड़ी में 8 रुपए 9 रुपए किराया मिल रहा है, एसी चल रही है गाड़ी में। एक टैंक में 700-600 रुपए का फुल होता है, 1000-1200-1300 रुपए का काम कर पा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। मेन बोझ जो है, जो हम लोग होते हैं, हम लोग को रोज़ तेल डलवाना पड़ता है। उससे घर के जो हम लोग के एक्सपेंसेस होते हैं मंथली, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसको कम से कम तो करना ही चाहिए, जो भी हो सके। बहुत ज़्यादा असर पै ਰਿਹਾ ਜੀ, बहुत ही ज़्यादा। हर वर्ग के बंदे तो कोई ਵੱਡਾ कोई तगड़ा, हर ते असर पैंदा है। आम जनता पर तो बोझ पड़ रहा है। देखो, गरीब जनता के लिए तो प्रॉब्लम ही पड़ेगी। तो अब तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होना नहीं है। जब डीजल महंगा होता है तो सामान को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने वाले ट्रकों का किराया यानी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाती है। जब किराया बढ़ेगा तो जो फल, सब्जियां, दूध और राशन मंडियों तक आते हैं वो अपने आप महंगे हो जाएंगे। यानी महंगाई का एक ऐसा चक्रव्यूह शुरू हो जाता है जो सीधे आपकी रसोई पर हमला कर रहा है। सरकार के पास ये तर्क है कि महंगाई बढ़ने के पीछे ग्लोबल वजह हैं, तो विपक्ष बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है और आम जनता को सावधान कर रहा है। जब तक हम लोगों से बन पड़ा, हम लोगों ने दामों को नियंत्रित करके रखने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि ये जनता पर, आम आबादी पर ये एक भार है जो अतिरिक्त पड़ा है, पर एक टेम्पररी सिचुएशन मैं इसको मानकर चल रहा हूं। क्या कहूं, सरकार के पांव पे गिर जाने का मन करता है। ये सरकार, तुम धन्य हो, विशाल हृदय को। इस देश में बार बार चुनाव होना चाहिए। चुनाव होते रहते हैं ना, तो मन मिजाज ठंडा रहता है, लोगों को थोड़ी रिलीफ मिलती है। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे थे, क्या रिलीफ ट्रांसफर हुआ था आम आवाम को? नहीं। सवाल है कि इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ रही है? तो जवाब भी सीधा है, हमारे देश के अन्नदाता यानी किसानों पर महंगाई का सबसे तगड़ा बम फूटने वाला है। खेतों की जुताई से ट्रैक्टर चलाना हो या फिर फसलों में पानी देने के लिए पंप सेट, हर काम में डीजल फूका जाता है। अब डीजल महंगा हुआ है तो खेती की लागत भी सीधे रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। पेट्रोल डीजल सिर्फ महंगा ही नहीं हुआ, बल्कि इसकी किल्लत भी दिख रही है। देश के कई इलाकों में तस्वीर लगभग एक जैसी दिखती है। पंपों के बाहर लगे बोर्ड लोगों की परेशानी और बढ़ा रहे हैं, जहां साफ लिखा है पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा असर छोटे ट्रांसपोर्ट कारोबारी और खेती किसानी पर पड़ रहा है। થોડું ઓછું આવે છે સાહેબ, ઉપરથી જ શોર્ટેજ છે એવું છે। ऊपर से ही शॉर्टेज है। हाँ, हमारे कोई गलती नहीं, ऊपर से नहीं आता है। और जो यहाँ पे पेट्रोल डीजल मिलता है, कितने घंटों के अंदर खत्म हो जाता है अगर एक गाड़ी आती है तो? 7, 8, 10 कलाक चाले છે साहब। इनका कहना है कि 7, 8 और 10 घंटे जितना ही जो है वो यहाँ पे चलता है। वहीं ईरान युद्ध की वजह से विदेशों से आने वाली डीएपी, यूरिया और कीटनाशक दवाइयां भी महंगी हो रही हैं।
यानी फसल उगाने का खर्च हर तरफ से बढ़ रहा है। ऊपर से मौसम वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि इस साल अल नीनो के कारण मॉनसून कमजोर रह सकता है, यानी सूखा पड़ने का डर है। कम बारिश हुई तो किसानों को खेतों में पानी डालने के लिए और ज्यादा डीजल जलाना पड़ेगा। एक तरफ खेती की लागत बढ़ रही है, दूसरी तरफ फसल खराब होने का भी डर है। ऐसे हालात में किसानों की कमर टूटना बिल्कुल तय है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए विपक्ष सरकार की घेराबंदी में जुटी है। देखिए, पेट्रोल डीजल के गैस के जो भाव हैं वो पूरे दुनिया में बढ़े हैं, कहीं 40%, कहीं 80%। भारत है जहां सिर्फ 4% बढ़े हैं। सबसे कम अगर पेट्रोल डीजल गैस के दाम कहीं बढ़े हैं तो वो भारत है। और प्रधानमंत्री की नीति है कि कम से कम बोझ आम लोगों पे पड़े। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जो राहुल जी ने कहा है कि आज पूरा देश आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है, हो चुका है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली भयंकर रूप से कटौती हो रही है, आलू किसान परेशान है, आज आम आदमी परेशान है, रोजगार खत्म हो रहा है। निश्चित तौर से इस पर सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, डीजल पेट्रोल के दाम घटाने चाहिए। तो विपक्ष के हमलों के बीच सबसे जरूरी सवाल है कि क्या यह मुसीबत यही खत्म होने वाली है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं और कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरें भी बढ़ा सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि आपके घर और कार के लोन की मंथली ईएमआई महंगी हो जाएगी। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि साल 2026 के आखिरी महीनों में महंगाई अपनी चरम पर होगी, यानी दिवाली और त्योहारी सीजन में जेब पर सबसे भारी मार पड़ेगी। ईरान युद्ध की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल महंगा बना हुआ रहेगा, जिससे भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बीच बीच में अचानक झटका देती रहेंगी। कम बारिश की आशंका के चलते फसलें कम हो सकती हैं, जिससे आने वाले दिनों में चावल, दाल और खाने का तेल और ज्यादा महंगा हो जाएगा। विदेशी पार्ट्स महंगे होने की वजह से कंपनियां अपने मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और नई गाड़ियों के दाम बढ़ा देंगी। कंपनियों का खर्च बढ़ने से उनका मुनाफा घटेगा, जिसकी वजह से वो नई भर्तियां रोक सकती हैं या फिर सैलरी हाइक पर ब्रेक लग सकती है। इसलिए जैसा कि फ्लाइट में कहा जाता है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर बड़े बड़े हिचकोले और तगड़े झटके लगने वाले हैं। बढ़ती महंगाई पर भले ही सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जाए कि यूपीए की तुलना में एनडीए के कार्यकाल में महंगाई की दर काफी कम है, लेकिन सवाल है कि आज के हालात में पुराने आंकड़े कितनी राहत देने वाले हैं। आज फिर से भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। पिछले 10-15 दिनों में तीसरी बार कीमतें बढ़ाई हैं। वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना, स्लो पॉइजन दे रहे हैं, धीमा धीमा जहर दे रहे हैं। अरे सरकार बताए तो सही कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है, स्थिति कितनी खराब होने वाली है। लोगों के कुछ बता ही नहीं रही सरकार। और उधर रशिया और ईरान दोनों कह रहे हैं कि हम भारत को सस्ते दामों पे तेल और गैस देने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार कह रही है हम नहीं लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे? तो विपक्ष हमला कर रहा है, सरकार अपनी सफाई दे रही है, दलीलें दे रही है। इस सब के बीच में सच क्या है और हालात क्या हैं और हालात क्या आगे होने वाले हैं? हेमा गुप्ता, इकोनॉमिस्ट, मेरे साथ जुड़ गई हैं। आकाश जिंदल साहब, इकोनॉमिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आइए अपने खास दोनों मेहमानों से समझते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, हेमा जी, आकाश जी। आकाश जिंदल साहब, सबसे पहले आप हमें ये समझाएं कि विपक्ष का कहना है कि बता दीजिए कि आगे क्या होने वाला है, ताकि हम अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। क्या आप बता सकते हैं कि आगे होने क्या वाला है? क्या ये नीति सरकार को अपनाने की जरूरत है? देखिए, कुर्सी की पेटी तो सबको बांधनी ही पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मैं विपक्ष के साथ हूं। जो कारण क्या है, विपक्ष को भी देखो ये चीज एपरेंट दिख रही है। $126 पर बैरल तक क्रूड ऑयल प्राइसेस टच कर चुकी हैं। 85% हायर ऑलरेडी टच कर चुकी हैं। अगर हम प्री वॉर लेवल से देखते हैं, प्री वॉर लेवल में ब्रेंट क्रूड $65 to $70 पर बैरल था। अभी यूएस डॉलर की बात करें, प्राइमरीली जो ब्रेंट क्रूड है यूएस डॉलर में पे किया जाता है, उसके लिए दैट हैज ऑलरेडी टच्ड 96 रुपीज 96 पैसा। तो जब मार्केट लिंकिंग है, कहीं ना कहीं वो चीजें पब्लिक को पास ऑन होनी। बट यहाँ एक चीज जो है, सरकार की एक चीज के लिए तारीफ करूंगा मैं, इन्होंने सेंट्रल एक्साइज कम की सबसे पहले पेट्रोल और डीजल पे। देखिए, दो तरह के टैक्सेस होते हैं। सबसे पहले तो मैं अब सरकार, रूलिंग पार्टी और विपक्ष दोनों से आग्रह करना चाहूंगा। अब दो तरह के टैक्सेस होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज करती है सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज में तो कमी हो चुकी है। अब मैं स्टेट से ये आग्रह करना चाहूंगा, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार भी है पंजाब में, कि उनका भी एक टैक्स होता है वैट।
वो भी तो रिलीफ दें। कुर्सी की पेटी बांधनी है तो सबसे पहले तो कुछ ना कुछ तो रिलीफ दिया जाए। सेंटर ने तो अपनी तरफ से रिलीफ दे दिया है, अब स्टेट्स भी कुछ रिलीफ दें। जहां तक रही किसान भाइयों की बात, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपके जो व्यू में है, मैं उसका समर्थन करता हूं। किसान भाइयों के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। कारण क्या है? डीजल इज अ वेरी वाइटल इनपुट फॉर दैट। अब उनकी जी। लागत की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लागत कॉस्ट बढ़ जाएगी, पहली बात तो यह है कि क्या एमएसपी बढ़ेगी, और दूसरी जो नॉन एमएसपी प्रोडक्ट्स हैं उन पे उन्हें क्या रेट मिलेगा। तो दिक्कत तो है ही है। एल नीनो की भी उम्मीद है, तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं है। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं मिल रही। एनर्जी के बिना ना इंडस्ट्री चलती है, ना रेस्टोरेंट चलता है। बहुत से बिजनेस डाउन चल रहे हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड लोग, फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड लोग, तो दिक्कतें तो है ही हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज विपक्ष के सामने मैं पूरे सम्मान के साथ रखना चाहूंगा, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है। ये एक ऐसा इशू है, ग्लोबल इशू है। अब ये यूएस और ईरान का इशू है, हाउ इज सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकती है, एफर्ट्स ऑलरेडी किए जा रहे हैं, और सोर्सेज से क्रूड ऑयल प्रोक्योर किया जा रहा है, और रूट से क्रूड ऑयल प्रोक्योर किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए पाइपलाइन की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म के लिए ऑयल स्टोरेज बढ़ाने की बात हो रही है। यही चीजें सरकार कर सकती है। जहां तक ये बात, मैं कई और नेशनल चैनल पे और ग्लोबल चैनल पे इस डिबेट से हिस्सा रहा हूं, जहां लोग कहते हैं कि रशिया से आपने डिस्काउंटेड क्रूड क्यों नहीं लिया रुपये टर्म में। रशिया जो डिस्काउंट दे रहा है, आज से पहले जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी उसमें और आज के समय में बहुत फर्क है, वो डिस्काउंट बहुत कम है। दूसरा, रुपी टर्म में जहां तक क्रूड ऑयल लेना है, रशिया के पास आज से 1 साल पहले इतना रुपये इकट्ठा हो गया था कि अब वो रुपये ज्यादा लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो खुद चाहते थे कोई ग्लोबल करेंसी दी जाए। तो वो फैक्ट नहीं है कि हम रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल क्यों नहीं लेते रुपी टर्म में। तो वो तो ऑलरेडी जो है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि रशिया ये कह रहा था कि इंडियन करेंसी का क्या करेगा। तो अब सोल्यूशन तो निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट्स आगे आए, वैट के अंदर कटौती करें, जनता को ताकत दें। दूसरा, यहाँ पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहूंगा, अब कीमतें अगर आगे बढ़ती हैं, बिकॉज मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का फर्मली मानना है ब्रेंट क्रूड प्राइसेस में टच $160 पर बैरल, एंड डॉलर प्राइसेस आल्सो मे गो बियॉन्ड ₹103। तो अगर और बढ़ती हैं तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी मार्केट लिंकिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए त्याग के उसमें सब्सिडी दे, क्योंकि मार्केट लिंकिंग का कॉन्सेप्ट ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ठीक है, बट ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। और दूसरी एक बात, मैं जो तमाम नेशनल चैनल्स पे सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब ये महज यूएस और ईरान का इशू नहीं रह गया, बाकी कंट्रीज भी स्टेक होल्डर्स हैं। अब क्या है, यूएस और ईरान आपस में जो है, ठीक है, तो ये बाकी कंट्रीज कैसे स्टॉक होल्डर है, मैं ये भी समझूंगा आपसे। सेकंड और मर कौन रहा है? आकाश जिंदल का देश का मजदूर। तो ऐसे में हमें भी वहां पे एक्टिव इंटरेस्ट लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री साहब का पूरा सम्मान है दुनिया की सभी कंट्रीज में, तो मैं तो हमारे प्रधानमंत्री साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ग्लोबल लीडर हो, आप इंटरवीन कीजिए ताकि इस चीज को सुलझाया जाए, क्योंकि अब हम भी स्टेक होल्डर हैं, हम ये स्पेक्टेटर बन के नहीं बैठ सकते। ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वॉर रूम में बैठे हुए हैं अपने बेटे की शादी के कार्यक्रम को छोड़ करके, और अब कह रहे हैं कि अब तो हम फिर से युद्ध का बटन दबाने को तैयार हैं, क्योंकि समझौता होता दिख नहीं रहा है। अब क्या होता है देखना होगा। लेकिन हेमा जी, लोगों के मन में ये डर है कि कैसे कैसे महंगाई कहां कहां पर किस तरीके से उन पर असर डालेगा ये। जी, वैसे ये जो सब बातें हो रही है ये तो पिछले काफी टाइम से एक्सपेक्टेड ही था कि ऐसा होने वाला है। तो अभी तो क्या है कि हम लोग सभी तैयार है, और जो चीजें हैं वो ग्लोबली इशू है, लोग फेस कर रहे हैं, और अभी और करना भी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये ना साइकिल है, इसे डाइजेस्ट जितना जल्दी हम कर ले उतना बेटर है। आपने देखा होगा कि पेंडेमिक के टाइम पे भी क्या हुआ था, और ये सब सिचुएशन है पहले भी हमने बहुत बारी फेस की है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इशू नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है, ये तो जियो पॉलिटिकल इश्यूज है, और आगे सदियों में ये आते रहेंगे। इट्स नॉट फर्स्ट टाइम फॉर अस। तो असर तो कहां यहाँ पे देखिए मेन चीजें होगा हमें हेमा क्या जी? करना है, हमें अपने ना एक्सपेंस कंट्रोल करने हैं। लाइक जैसे एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस हो गया, शॉपिंग्स हो गई, ये सब अभी ये टाइम जो है ना, ये आप देखिए डिफिकल्ट टाइम है फॉर योर पॉकेट, फॉर एवरीबडीज पॉकेट। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो ये तो एक एसेंशियल कमोडिटी है, तो ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको हम कटौती नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है 3-4 रुपीस के जो प्राइसेस बढ़े हैं, इट इज नेचुरल, बहुत ज्यादा कोई हाइक नहीं हुआ है, और जिस हिसाब से हम शॉर्टेज देख रहे हैं उस हिसाब से इतना नेचुरल है भी हाइक होना। और मुझे
जो मेन डर है ना वो आप देखिए, मुझे फूड शॉर्टेज का डर है आगे आगे, जिसकी शुरुआत जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बताया कि किसानों की हालत खराब हो रही है भाई क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से। और जो वेदर फोरकास्टिंग है इस साल का, मैंने पहले भी कुछ न्यूज़पेपर्स के थ्रू किया है और आपके चैनल के थ्रू भी मैंने बताया है कि मुझे सबसे ज्यादा डर उस प्रॉब्लम का है, क्योंकि इस साल जो वेदर है वो बड़ा ही अननेचुरल रहने वाला है और आगे आगे हम समस्याओं को बहुत ज्यादा फेस करने वाले हैं। स्पेशली मैं बात करूंगी नॉट ओनली इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस आल्सो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें ना फूड शॉर्टेज एक क्रिएट होते हुए आगे दिखाई दे रही है, फूड इन्फ्लेशन शॉर्टेज काफी हो बढ़ता सकती हुआ है। दिखाई दे रहा है। और इसका हाँ। एक मेन रीजन ये भी रहेगा कि देखिए, आप अगर करंट अकाउंट डेफिसिट उठा के देखेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस उठा के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो है वो एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। इस वजह से आप देखेंगे कि पूरी ही इकोनॉमी कहीं ना कहीं चरमरा सी रही है, धीरे 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 हालत तो खराब हो ही रहे हैं। और मुझे लगता है जी। कि इनको सही होने में भी विल टेक टाइम, इट्स नॉट जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। और आई थिंक मतलब मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 1 डेढ़ साल में भी हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक महंगाई डेढ़ तो साल बढ़ेगी आप ही लंबा बढ़ेगी। अरसा बता रही जो हैं। आज का एक डाटा डेढ़ है, साल आगे तक हेमा 6 जी महीने इसका बाद असर वो डाटा पड़ेगा। आपको दिखाई नहीं देगा, वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा हाँ। नेचुरली। जिंदल ठीक है। साहब इस और पे दूसरा, जो फूड आइटम्स आना है, चाह रहे हैं। ग्रेन्स है, इनकी वैल्यू भी हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए महंगाई, और यहाँ देखिए पे महंगाई कहाँ पर असर डालेगी देखिए, जिंदल क्रूड साहब। ऑयल वाला मैटर। अगर ये एक डेढ़ जी साल जी तक जी। खिंच जाता है और हेमा जी कह रही हैं कि आप खर्चे में कटौती के अलावा कोई चारा नहीं, तो फिर इकोनॉमी का क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ का क्या होगा? और अगर वहां इकोनॉमी श्रिंक करती है तो फिर तो नौकरियों पर आफत। जी बिल्कुल। देखिए, देखिए। खर्चे में कटौती होगी तो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है वो है कंजम्पशन और डिमांड। हमारी इकोनॉमी जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने सितंबर क्वार्टर में दी। दिसंबर क्वार्टर भी है 7.8% जीडीपी ग्रोथ। अगर कंजम्पशन में कमी आती है तो जाहिर सी बात है, तो जीडीपी ग्रोथ कम होगी। जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो जीएसटी कलेक्शन कम होगा, इनकम टैक्स कलेक्शन होगा, कम होगा, तो सरकार की कमाई कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जरूरत यहाँ पे है कि एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास सफिशिएंट आए। अब एनर्जी रिसोर्सेज सफिशिएंट कैसे आए? एक सॉल्यूशन जो गल्फ के कुछ कंट्रीज ने निकाला है और भारत सरकार को भी उसे अपनाना चाहिए। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह ट्रक्स और टैंकर्स के थ्रू जो है ऑयल और गैस जो है ट्रांसपोर्ट की जा रही है, उसी को मुझे लगता है हमें भी यूज करना चाहिए। हमें ट्रक्स और टेम्पोस को यूज करना चाहिए। ठीक है, वो सी जितना जो है काम नहीं, उतना कारगर नहीं देंगे, लेकिन उससे कुछ हद तक समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि अब एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से क्या है, ना तो इंडस्ट्री चल रही है, ना रेस्टोरेंट चल रहा है, दिक्कत सब जगह आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। अब देखिए, सबसे दुखद स्थिति क्या होती है? स्टैगफ्लेशन। हम इकोनॉमिस्ट इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉटन का मानना है, एक तरफ जब इकोनॉमी स्टैग्नेट कर जाती है क्योंकि इंडस्ट्री ना चले, हॉस्पिटैलिटी ना चले, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो देखिए उससे ज्यादा दर्द वाली सिचुएशन हो सकती है। एक तरफ आपकी कमाई कम हो जाए, दूसरी तरफ खर्चा बढ़ जाए, तो दैट इज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। जी। ऐसे में सॉल्यूशन ये है कि उस इरेटिक सप्लाई को हम रेगुलर सप्लाई बनाएं और क्रूड ऑयल के सप्लायर्स को देखें और जगह से उसे प्रोक्योर किया जाए। क्योंकि ईरान भी क्या है, ईरान तो भी ये क्रूड ऑयल सरकार ने तो तब तक नहीं जिंदल बेचेगा साहब, अपना। सरकार कह रही है कि हम अब 41 ईरान देशों की से मंगा इकोनॉमी रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर लिया है इंपोर्ट को। पूरी तरह क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। जी, लेकिन आप जो इशारा कर रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ सकती है कि एक तरफ इकोनॉमी श्रिंक कर रही हो, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही हो, ना ही आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में के जरिए इसको ठीक कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से दो तरफा मार पड़ने वाली बात। ऐसे में हेमा गुप्ता जी, आप कह रही हैं कि लोगों को अपनी कुर्सी की पेटी बांधनी होगी। कैसे? क्या खर्चों में कटौती कर दें? क्या बच्चों की स्कूल फीस में कटौती कर दें? क्या गाड़ियां कम चलाएं? कैसे लोग कोप अप करें? देखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपकी बेसिक एक्सपेंस है, उसमें तो कटौती हो नहीं सकती है। लेकिन जैसे आप अपनी शॉपिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एंटरटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ट्रैवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं,
और जैसे अभी सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके ट्रैवलिंग के फेयर बचते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस बचता है और साथ में कहीं न कहीं क्रूड ऑयल के अंदर भी, पेट्रोल, डीज़ल के अंदर भी आप सेविंग कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे-छोटे से टिप्स हैं, इनको फ़ॉलो करके आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को आप मीट कर सकते हैं जो सिचुएशन चल रही है उसके साथ। अदरवाइज़ तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप सिर्फ़ यही सोचते रहेंगे कि हालात ऐसे हैं। क्योंकि देखिए ये हालात के लिए ज़िम्मेदार पर्टिकुलर कोई कंट्री नहीं है और इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है कि जैसे पेंडेमिक आया तो सबने ही पूरे वर्ल्ड ने फेस किया। तो यही एक सिचुएशन है जो मुसीबत वाली सिचुएशन है, इसको हमें फेस करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे जी। मैं बात करूँगी थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट को लेके कि यहाँ पे आपको थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट पोर्शन भी अपना स्लो रखना है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करने हैं और दूसरा अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल की, तो आप देखिए कि मुझे नहीं लगता कि ये सब जो ईरान का इश्यू चल रहा है उसमें सॉल्यूशन भी निकलने वाला है। क्योंकि इन लोगों को ना मज़ा आ रहा है। आप देखो कि जब भी क्रूड ऑयल $110 से ऊपर क्रॉस करता है और ये चीज़ मैंने पहले बहुत बारी बोली है कि ट्रम्प को एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है स्पेकुलेशन की और आप देखेंगे कि बार-बार इसकी अगर एक रेंज पकड़े तो आप देखेंगे कि $85 तक नीचे जाता है। देन अगेन वी सी कि इट इज़ क्रॉसिंग लाइक $110 से ऊपर चला गया। तो ये रेंज हमने 6-7 बार देख ली पिछले 3 महीने के अंदर। तो ये हुँ। लोग क्या है कि अपना जो भी लॉस है, वो यहाँ पे स्पेकुलेशन से कवर कर रहे हैं। जैसे कि हमें सबको पता है कि जो ट्रम्प है, वो तो बड़े एक्सपर्ट है इस गेम के अंदर, बिज़नेसमैन है वो और स्पेकुलेटर, ट्रेडर बहुत बड़े रहे हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर है वो। हुँ। तो उनका माइंड इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चलता है। तो अब और ये खुद भी गेम अपना वो थोड़ा-सा ट्रेड बहुत ज़्यादा कर रहे मुझे हैं। लगता है ये कि भी खबर आ हिंदुस्तान चुकी ने है, ये भी खेलना रिपोर्ट आ शुरू चुकी कर है दिया है कि कि जिस वो तरीके से वो लगातार शेयर खरीद बेचने में लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे-जैसे उनकी नीतियां बदलती हैं। जिंदल साहब, तो एक जो बात हेमा जी ने छेड़ दी बहुत लोगों के मन में रही होगी, ये बातें तो हो गई कि महंगाई बढ़ेगी, अब खाने-पीने की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, या पेट्रोलियम के दाम अभी बढ़ते रहेंगे जब तक कि हालात नहीं सुधरते और ये तनाव नहीं खत्म होता। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात जो कर दी हेमा जी ने, ये सवाल लोगों के मन में है। लगातार शेयर मार्केट जो है अनप्रेडिक्टेबल बना हुआ है, गोते लगा रहा है। क्या करना चाहिए लोगों को अगर 4 पैसे बच पा रहे हैं इस महंगाई में, तो उसका क्या करें? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, अब स्टॉक मार्केट के दो एंगल हैं। एक कॉन्ट्रा थ्योरी है। मैं यहाँ किसी स्पेसिफिक शेयर या किसी स्पेसिफिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा। अब कॉन्ट्रा थ्योरी में क्या है, जैसे कोरोना था या और कोई भी ग्लोबल सिचुएशन होती है तो मार्केट्स डाउन होती है। तो मार्केट्स डाउन होती है, कॉन्ट्रा थ्योरी के हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने की, क्योंकि आपको जो है निफ्टी सेंसेक्स दोनों डाउन मिल जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है, आप इक्विटीज में जाओगे, रियल एस्टेट में जाओगे, दैट्स अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो आपको अपने आप को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करना है। तो अब सेविंग्स हो रही हैं, तो सेविंग्स हैव टू बी इन्वेस्टेड। सेविंग्स को अगर घर पे रखा जाएगा तो आज के इन्फ्लेशन में तो और कम होना शुरू हो जाएंगी। आज देखिए ऑलरेडी 8.3% WPI इन्फ्लेशन है, 42 मंथ्स हाई पे है। अब सेविंग्स को इफ यू कीप द सेविंग्स एट होम, सो योर मनी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो you are compelled to invest the money. If you don't invest the money, automatically it would get depreciated. Just to act as a hedge against inflation, money should go into equities, money should go into real estate also, money should go into gold also. One should have a diversified portfolio during stress times also. Rather जो म्यूचुअल फंड्स SIP का कॉन्सेप्ट देते हैं, उसमें यही होता है कि डाउन मार्केट में आप SIP बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू ना करें, क्योंकि डाउन मार्केट में क्या होता है, उसी पैसे से आपका नंबर ऑफ यूनिट्स आर हायर and rupee cost averaging works in your favor. तो कहीं ना कहीं investments तो people must continue during these tough times also, because investments they act as a hedge against ठीक है, inflation. तो इन्वेस्टमेंट जरूर करें, पैसे को किसी का मानना है $160 पर बैरल क्रूड ऑयल चला जाएगा। अब ऑलरेडी यूएस डॉलर मैंने प्रेडिक्ट किया था 97, इट हैज ऑलरेडी come close to 97. It would cross around $103 per barrel. What would happen? Inflation is going to increase. इन्फ्लेशन आप अभी देख लीजिए, अगर सीपीआई की कैलकुलेशन अभी हो तो 4.5% के आसपास आएगी। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन वो कम क्लोजर टू आरबीआई बैंड। आरबीआई का बैंड क्या 6% का। तो उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, अगेन कंजम्पशन के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो एक नेगेटिव साइकिल में हम आ गए हैं। साइकिल का सोल्यूशन क्या है, क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई। अब सप्लाई के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सरकार कर रही है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर जो है tie up with different countries, identifying और different sources, different routes, इन चीजों को देखा जाए और erratic supply को जो है
कहीं ना कहीं कट डाउन किया जाए। और और एग्जैक्टली ये सरकार कह रही है कि वो 41 देशों से इस वक्त होर्डिंग, जो होर्डिंग है, जस्ट अलाउ मी, जो होर्डिंग हो रही राइट है सर, वो भी दिक्कतें पैदा तो कर रही है, सरकार क्योंकि लोगों ने भय में सरकार का तो दावा यही स्टोरेज है। करनी शुरू कर दी है। घर के अंदर चार चार जो है ड्रम इकट्ठे करने शुरू कर दिए। एक तो हैजर्डस है, वो स्टोर करना से अलाउड नहीं है। तो सरकार एग्जैक्टली यही कह रही है जिंदल साहब कि वो सप्लाई लाइन को बढ़ा रही है। 41 देशों से सप्लाई हो रहा है तो कमी नहीं आएगी, बस दबाव है तो डॉलर का, क्योंकि महंगा क्रूड ऑयल रहा है तो देश का डॉलर का खजाना खाली हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच में 2-3 बातें साफ हैं कि इसका असर पड़ना तय है, चीजों के दाम बढ़ने तय हैं, तो आप अपने खर्चों में कटौती करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट को भी करते रहें, मगर काफी एहतियात और विवेक के साथ, समझदारी के साथ।